हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 12 स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी हम चल रही है क्योंकि अकाउंटेंसी का कोर्स अभी 12th क्लास का थोड़ा सा रह रहा है, तो उसी को कंप्लीट हम कर रहे हैं। अकाउंटिंग रेशियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अकाउंटिंग रेशियो का जो ये पार्ट है ये 4 to 8 मार्क्स का है हमारा है, क्योंकि जो स्कूल में प्रैक्टिकल होगा उसमें भी आपका ये पार्ट आएगा। तो अकाउंटिंग रेशियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैंने आपको, अगर हम बात करें तो मैंने आपको लिक्विडिटी जो रेशियो होती हैं, जिसके अंदर दो रेशियो थी, वो मैंने आपको करा दी है। उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, जिसके अंदर दो रेशियो थी, एक करंट रेशियो और एक थी क्विक रेशियो। तो दो रेशियो हम ऑलरेडी कर चुके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोल्वेंसी रेशियो पर है, और सोल्वेंसी रेशियो में आज हम दो रेशियो करेंगे। दो का पेयर मैंने बनाया है जिससे हम उसको आसानी से और इजीली समझ पाएं। आज की जो रेशियो पहली है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। और जिसका फॉर्मूला होता है डेब्ट को हम लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कहते हैं, अपॉन इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर फंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। ये क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू हम इस रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, दो चीज चाहिए हमें। अगर इस फॉर्मूले पे हम देखें तो सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी डेब्ट। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो एक तरीके से डेब्ट जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी भी कहला सकता है। नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कहते हैं और वो ही हमारी डेब्ट होती है। तो अगर इसके अंदर हम जाएं तो हम ढूंढें अगर नॉन करंट लायबिलिटी को, तो हमें टोटल डेब्ट गिवन है। तो टोटल डेब्ट में आपकी करंट डेब्ट भी होगी, मतलब कि आपकी करंट लायबिलिटी भी होगी। तो इसलिए ये पूरी फिगर तो नहीं हो सकती। हाँ, इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेब्ट इंक्लूड जरूर होंगी। करंट एसेट्स है जिससे डेब्ट का कोई लेना देना नहीं है एक तरीके से अगर हम सोचें। फिर वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल से हम करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत करने लगे अपनी, तो हमारी जो सबसे पहली शुरुआत होगी इसमें वो वर्किंग कैपिटल को यूज कर करंट लायबिलिटी को निकालने से होगी। तो आप क्या लिखोगे? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स होती हैं जो गिवन है इस क्वेश्चन में, कितनी है? 3 लाख, माइनस होती है करंट लायबिलिटी, वो गिवन नहीं है। और वर्किंग कैपिटल मुझे 1 लाख गिवन है, इक्वल किसकी हो गई? 3 लाख। करंट लायबिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं CL। तो अगर अब CL की वैल्यू निकालनी है तो CL को इस तरफ ले जाओ और 1 लाख को दूसरी तरफ ले जाओ। तो प्लस माइनस करके अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 लाख रुपए हमारी आ जाएगी। अब करंट लायबिलिटी आ गई और मेरे पास टोटल डेब्ट भी है। तो अगर मुझे डेब्ट निकालनी है तो मैं टोटल डेब्ट में से, मतलब कि 12 लाख में से माइनस कर दूंगा करंट लायबिलिटी 2 लाख। तो इस तरीके से मैं अपनी नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइंड आउट कर लूंगा, जो मेरा पहला पोर्शन था। तो हमने एक चीज फाइंड आउट कर ली जो हमें चाहिए थी। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं, जो हमारा इक्विटी है। इक्विटी होता है पूरा शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आती है। तो आप देखो तो खुद ही शेयर होल्डर फंड का नाम दिया हुआ है। दैट मींस इक्विटी इज इक्वल टू 5 लाख। तो मेरे पास डेब्ट भी है, मेरे पास इक्विटी भी है। जब हम फॉर्मूले में इनको पुट कर देंगे तो हमारी डेब्ट इज टू इक्विटी की रेशियो आ जाएगी। तो आप देखोगे
ये 2:1 आएगी और हमें पूरे अपने 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर सिर्फ ये एक चीज थी जिसको समझना था, और ये क्योंकि हम करंट रेशियो वाले टॉपिक से निकल कर आ चुके हैं तो ये हमारे लिए कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था। अगर अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें, मतलब कि हम इस वाले क्वेश्चन को करें, तो ये भी हमसे वही कहता है कि आप डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो। तो सबसे पहला काम आपका होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखना। अब वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं लिख चुका हूं और आप समझ चुके हैं, पर जब आप पेपर में लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स सिर्फ इस फॉर्मूले लिखने का ही है। तो जो स्टूडेंट्स शायद क्वेश्चन ना समझ पा रहे हो तो एटलीस्ट अगर वो फॉर्मूला भी लिखे आएंगे पेपर में तो हाफ मार्क्स उनको फॉर्मूला लिखने का भी मिल जाएगा। फिर हाफ हाफ हर एक के होते हैं, हाफ डेब्ट का होता है, हाफ इक्विटी का होता है और हाफ मार्क्स रेशियो के आंसर निकालने का होता है। तो यहां पर भी आप पहले फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे डेब्ट कैसे निकाली जाए। तो अगर देखिए तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये तीनों ही चीजें मिलकर इक्विटी का पार्ट बनती हैं। तो सबसे पहला काम अगर हम क्वेश्चन में कुछ करेंगे तो वो इक्विटी निकालने का करेंगे, और इक्विटी किसके इक्वल होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस बेस पर इक्विटी जो है हमारी 12 लाख निकलकर आ जाती है। अब पिछले क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ी थी, अब की बार गिवन है, टोटल डेब्ट भी गिवन है। तो इस बेस पर मैं डेब्ट निकाल सकता हूं, ये ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। 18 लाख लिखेंगे हम और इसमें से 3 लाख घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 लाख। अब हमारे पास डेब्ट भी है, इक्विटी भी है, तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लगाना है, जो कहता है हमें कि डेब्ट को ऊपर लिखो और इक्विटी को नीचे। तो आपकी डेब्ट इक्विटी रेशो आ जाएगी। हाफ 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 और हाफ फॉर्मूले लिखने का। तो ये है डेब्ट इक्विटी रेशो के 2 क्वेश्चन, कुछ 1-2 क्वेश्चन और इस पर देखते हैं, फिर नेक्स्ट रेशो पर चलेंगे। तो पहली रेशो का एक तो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हाफ मार्क्स का है, बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट। ये भी एक क्वेश्चन है, ये नॉर्मली आजकल आते हैं और जब भी ये आते हैं तो सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हमने जब करंट रेशो किए थे तो उसमें भी हमने इस तरीके से पार्ट देखे थे। हमें सिर्फ क्या चीजें बतानी है कि कब रेशो इंक्रीज करेगी, कब डिक्रीज करेगी और कब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जब भी मैंने आपको वही ट्रिक्स बताई थी वही ट्रिक्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप उसमें सिर्फ एक चीज याद रखिएगा। तो पहले मैं वो ट्रिक्स लिख देता हूं, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ट्रिक्स हमें ये कहती हैं कि अगर इफ न्यूमरेटर, अंश जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इफ न्यूमरेटर इंक्रीज, अगर न्यूमरेटर जो है वो बढ़ जाए तो जो रेशो हमारी होती है वो भी इंक्रीज करती है। ठीक है, देन लिख देता हूं बीच में, देन रेशो इंक्रीज होती है इफ। अच्छा, एक सिंगल है, ये भी बात यहां पर याद रखनी है कि जितने अब हम ये चीज लिख रहे हैं यहां ये सिंगल इफेक्ट होगा तो ऐसा होगा, मतलब कि सिर्फ एक पार्ट ही अफेक्टेड है उससे। अगर न्यूमरेटर डिक्रीज करे तो देन रेशो जो है वो भी डिक्रीज करती है। तो न्यूमरेटर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो भी बढ़ेगी, न्यूमरेटर घटेगा तो रेशो भी घटेगी। उल्टा, इफ डिनोमिनेटर इंक्रीज, मतलब कि
ये होता है, देखिए ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, मतलब कि हर। तो अगर हर डिक्रीज करे या डिनोमिनेटर डिक्रीज करे, इंक्रीज करे, क्योंकि इंक्रीज का साइन बनाया है मैंने, तो रेशियो इसका अपोजिट चलेगी, मतलब कि डिक्रीज करेगी। तो फिर एक और चीज ले लेते हैं, इफ डिनोमिनेटर डिक्रीज करे तो रेशियो जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। और ये सब सिंगल इफेक्ट है, जब सिर्फ एक ही चीज पर इफेक्ट पड़ रहा हो। अब आते हैं वो दोनों पर इफेक्ट पड़े, और वो भी सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या होता है उसमें भी देख लेते हैं। इफ, अब न्यूमरेटर को सिर्फ n लिख रहा हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों, ये दोनों जो हैं सेम अमाउंट से इफेक्ट होगा, याद रखना सेम इफेक्ट होगा, इंक्रीज करें, मतलब कि न्यूमरेटर भी 5000 से बढ़े और डिनोमिनेटर भी 5000 से बढ़े। तो ऐसे केस में आप देखोगे कि जो रेशो है वो डिक्रीज करती है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम देख ले तो बोला गया है कि 2:1 है, तो 2 को मैंने 20 मान लिया और 1 को 10 मान लिया, जब ही रेशियो 2:1 होगी। तो अगर मैं 5000 यहां प्लस करता हूं और 5000 ही यहां प्लस करता हूं तो यह आएगा 25/15। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कहीं 6-7 के आसपास आएगी। तो देखिए जहां पहले 2:1 थी, अब 1.67:1 हो गई, तो डिक्रीज हो रही है, वही मैंने वहां पर लिखा है। अगर इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिक्रीज करें सेम अमाउंट से, तो रेशियो जो हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी। बाकी अगर अलग अलग अमाउंट है तो फिर तो निकालना ही पड़ेगा, कोई रूल नहीं है, बट जनरली हम इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं अगर ये है। तो ये रूल इसीलिए आपके सामने रखे हैं जिससे आप इनको यूज कर सको जब हम यहां पर क्वेश्चन को करें। अब देखिए सबसे पहला पार्ट देखते हैं। याद रखना कि रेशियो जो है 2:1 है, और किस किस के बीच में है, ये डेप्ट और इक्विटी में। तो इनसे बिलोंग करते हो सबसे पहले आइटम, जब भी वो प्लस माइनस होंगे। तो देख पहला है कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदी। तो देखिए अब फिक्स्ड एसेट्स अगर मैं खरीदता हूं तो डेब्ट और इक्विटी का पार्ट नहीं होती फिक्स्ड एसेट्स, तो ये तो एक ऑप्शन तो कट गया कि नहीं आएगा। पर क्योंकि ये क्रेडिट खरीदी है और सिर्फ 2 महीने के क्रेडिट पर है, अब सिर्फ जब 2 महीने का क्रेडिट होता है तो वो डेब्ट का भी पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म डेब्ट होती है, 12 महीने से ऊपर होनी चाहिए। इक्विटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ना डेब्ट पर इफेक्ट पड़ा ना इक्विटी पर इफेक्ट पड़ा, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही पार्ट जो हैं वो इस ट्रांजैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। अगला चलिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदी पर लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर। अब यहां फर्क पड़ गया, फिक्स्ड एसेट्स से तो फर्क नहीं पड़ रहा, पर लॉन्ग टर्म डेब्ट के ऊपर है, इसका मतलब डेब्ट उससे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो डेब्ट को बढ़ा देगा। एक नया उधार आया लंबे समय का। अब देखिए सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो अगर न्यूमरेटर इंक्रीज करता है तो रेशियो क्या करती है, इंक्रीज। तो आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। थर्ड पर पहुंचते हैं। कहा शेयर इशू किए कैश में, तो कैश तो करंट एसेट्स का पार्ट होता है और करंट एसेट्स यहां यूज ही नहीं हो रही, तो एक पोर्शन तो गया उसका। दूसरा क्या हो रहा है, इशू हो रहे हैं इक्विटी शेयर, तो इसका मतलब इशू से क्या आएगा, देखो शेयर कहां जाते हैं, इक्विटी के अंदर। तो इसका मतलब इस केस में क्या हुआ, अब देखिए पुराने वाले केस को पहले हटा देता हूं जिससे आप समझ पाए। इस केस में इक्विटी बढ़ गया,
डेप्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और इक्विटी क्या हो गई, बढ़ गई थर्ड केस के अंदर। देखिए मैं यहाँ दोनों को एक साथ लिख देता हूँ हर केस के अंदर। डेप्ट के लिए ई डी यूज कर रहा हूँ, इक्विटी के लिए ई। इक्विटी बढ़ी, डेप्ट सेम रही, तो जब डिनोमिनेटर बढ़े, ये वाला केस, तो रेशो क्या करती है, डिक्रीज। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज। और यही लिख के आएंगे, रीजन भी लिखना होता है इसमें, तो यही रीजन होगा आपका कि इक्विटी इंक्रीज हुई है, देयरफॉर द रेशियो विल डिक्रीज। फोर्थ पर चलते हैं, फिर वही डेप्ट और इक्विटी को ही लिखेंगे। कहा कि बोनस शेयर इशू कर दिए, तो अगर बोनस शेयर इशू करोगे तो इक्विटी तो इंक्रीज होगी क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ रही है, ठीक है, बट पैसा नहीं आया बोनस शेयर के लिए, आपके पास कोई पैसा नहीं आता, ठीक है, वो उधार में भी नहीं होते, तो इसका मतलब कहीं से डेप्ट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इक्विटी जरूर इंक्रीज होगी, ठीक है। शेयर बोनस अगर इशू करोगे तो इक्विटी जितनी भी होगी वो उससे बढ़ेगी। तो देखिए, तो ऊपर वाला सेम काम है, तो सेम ही हम यहां पर यूज कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ना डेप्ट का पार्ट होता ना इक्विटी का पार्ट होता, तो ना डेप्ट पर इफेक्ट पड़ा ना इक्विटी पर इफेक्ट पड़ा। अब वो जो बेचेंगे जब किसी एसेट को, क्या आएगा मेरे पास, कैश। कैश भी डेप्ट का पार्ट नहीं है, ना ही इक्विटी का पार्ट है, तो इसका मतलब डेप्ट और इक्विटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सेम रहेंगे, इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे, नो चेंज। सिक्स्थ पर पहुंचते हैं, डिबेंचर कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर में। देखिए मैं लिखता हूं डेप्ट अपॉन इक्विटी, तो ये जो डिबेंचर हैं वो इसका पार्ट होते हैं, डेप्ट का, और जो ये शेयर होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। अब मैं मानूं जैसे, क्योंकि रेशियो 2:1 दी हुई है, तो मैं मान लेता हूं कि यहां की जो फिगर थी वो 2 लाख रुपए थी, ठीक है, और नीचे इक्विटी थी 1 लाख। अब कहा गया कि डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, मान लिया 10,000 के थे, तो 10,000 के डिबेंचर कन्वर्ट हुए, मतलब कि डेप्ट में से घटाने पड़ेंगे, और क्या हुआ, वो इक्विटी बन गए, तो वो इक्विटी में प्लस हो गए। तो ये रूल अब फॉलो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल हमने नहीं लिखा। तो क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। ऊपर आ जाएगा 2,10,000 और नीचे आ जाएगा 90,000। जब इसको डिवाइड करोगे आप, तो आप 2.3 पर जा रहे हो, तो यहीं से पता चल जाएगा कि रेशो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। 7 पर आ जाओ। 7 पे कहा गया कि पेमेंट की गई क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर करंट लायबिलिटी का पार्ट है, और जो पेमेंट मैं कर रहा हूं वो करंट एसेट्स का पार्ट है, तो ये दोनों ही हमारे डेप्ट और इक्विटी का पार्ट नहीं होते, तो इसलिए आप लिख दोगे नो चेंज। अब 8 पर आ जाओ, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो आप, डेप्ट और इक्विटी। अब जब लिख दिया कि शेयर इक्विटी इशू हो रहे हैं, तो नीचे इक्विटी तो बढ़ गई। अब मशीन खरीदने के लिए वो शेयर दिए गए, तो मशीन तो डेप्ट का पार्ट नहीं होती, ठीक है, ना ही उससे डेप्ट बढ़ा क्योंकि शेयर इशू कर दिए, तो इसलिए लंबे समय का मेरा उधार बढ़ा नहीं, तो सिर्फ कहां इंक्रीज है, डिनोमिनेटर में। कितने ही अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है तो रेशियो जो है क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसका आंसर हो गया हमारा ये। तो अगर ये रूल आप लगा सकते हैं तो आपके लिए ये काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर का आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक बैलेंस शीट का है। अब दिखने में तो ये इतना खतरनाक लगता है कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, पूछा हमसे सिर्फ डेप्ट इक्विटी रेशियो ही है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला अभी भी वही है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो सिर्फ दिखने में फॉर्मूला बड़ा है, हमें काम कुछ नहीं करना। इक्विटी जो होती है वो ये पार्ट होती है, और डेप्ट जो होती है वो ये पार्ट होती है। बाकी सारे पार्ट मेरे लिए बेकार है, कुछ भी दे रखा।
बट क्योंकि ये क्वेश्चन जो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो है, ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था, बट मैं इसको अभी डेप्ट इक्विटी का क्वेश्चन बना लेता हूँ, फिर वो सेकंड वाली जो रेशियो है वो भी बता दूंगा। तो अब आप देखो तो ये हमारा शेयर होल्डर फंड है, तो कितना निकला 20,000, तो आपकी इक्विटी कितनी है 20 लाख। ये आपका जो है ये क्या है आपका डेप्ट, उधार लंबे समय का, तो 10 लाख यहां लिख देंगे आप। तो जब रेशो पाओगे आप यहां से कैलकुलेट कर वो ये आएगी। बट अगर आप इतना ही पोर्शन इस पेपर में करके आएंगे, ये मैं आपको बता दूं, तो हाफ नंबर आपको फॉर्मूले का मिल जाएगा, हाफ नंबर आंसर निकालने का मिल जाएगा, और आप कहोगे कि मेरा 1 नंबर पता नहीं कहां गया, मुझे मिले ही नहीं पूरे, क्योंकि आपने डेप्ट और इक्विटी को यहां पर निकाल कर शो नहीं किया। तो ये याद रखना कि हर स्टेप के आपके नंबर हैं, तो डेप्ट और इक्विटी को कैलकुलेट कर भी दिखाना पड़ेगा। डेप्ट इज इक्वल टू 8 + 2, इक्विटी इज इक्वल टू 16 + 4, तो ये दिखाना पड़ेगा जब आपको वो 1 नंबर भी मिलेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन था टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तो आज की जो मेरी सेकंड रेशियो है वो यही है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे देखिए यहां पर क्या होगा कि टोटल एसेट्स की डेप्थ के साथ रेशियो निकाली जा रही है। तो टोटल एसेट्स ये रही, नीचे देखोगे आप तो ये गिवन है आपको, ठीक है। और डेप्ट अभी हमने यूज की है, ये रहा डेप्ट वाला पार्ट। तो आप सीधा इसको अभी पर ये बात आप यहां जरूर लिखोगे कि जो टोटल एसेट्स हैं वो कितनी हैं 35 लाख। अब इन सारों को प्लस करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा। डेप्ट जब लिखोगे तो यहां दिखाना पड़ेगा आपको 8 लाख + 2 लाख, इस तरीके से आप 10 लाख दिखाएंगे। अब अगर रेशियो निकालेंगे तो 35 लाख ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय 10 लाख आएगा। तो जब इनको कैंसिल हम करेंगे तो 3.5:1 हमारी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट, जो पहले वाले से भी थोड़ा आसान है, क्योंकि टोटल पर लेके जाना होता है। तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, ये कुछ क्वेश्चन और है। देखिए यहां पर भी हमें टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालनी है, यहां भी हमें टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालनी है। तो अभी हमने देखा कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फार्मूला क्या है, टोटल एसेट्स ऊपर आती हैं और हमारा डेप्ट नीचे आता है। फिर ये इतना पोर्शन अगर आप लिख देंगे तो आपका हाफ पूरा हो जाता है। फिर आपको टोटल एसेट्स भी निकालनी होती हैं और डेप्ट भी निकालनी होती है। ये दोनों फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, जब फिर अपना फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो ये एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर जाएं हम, तो देखिए हमें नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स भी गिवन है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल एसेट्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब 8 लाख + 3 लाख, तो ये 11 लाख आपकी टोटल एसेट्स आ गई। अब डेप्ट की बात की जाए तो डेप्ट यही है, करंट लायबिलिटी को नहीं लेना, दिया हुआ है करंट लायबिलिटी पर यूज नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डेप्ट में सिर्फ क्या होती है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आती है। तो इसका मतलब सिर्फ 5 लाख यहां पर लिखनी है हमें। फिर हमारा काम क्या होता है कि 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, इस तरीके से जब हम आंसर निकालते हैं
तो वो 2.2:1 आता है, ये हमारा आंसर है। तो हमें अपने पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निकालना अभी भी वही है। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब सबसे पहला काम, टोटल एसेट्स कितनी है, फॉर्मूला लिखना है, मैं अभी नहीं लिखना, पर आप जरूर लिखेंगे। और डेप्ट कितनी है ये फाइंड आउट करो बस। तो देखिए, शेयर होल्डर फंड पता है, तो शेयर होल्डर फंड इन दोनों में तो यूज नहीं होता। टोटल डेप्ट पता है, तो जब इन दोनों को मैं प्लस कर दूं तो मेरी टोटल एसेट्स आ जाती हैं। क्या कर दूं? टोटल डेप्ट में शेयर होल्डर फंड प्लस कर दूं तो टोटल ऑफ लायबिलिटी आ जाएगा। जब टोटल ऑफ लायबिलिटी आ जाएगा तो विच इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स। तो इसका मतलब शेयर होल्डर फंड और टोटल डेप्ट, जब मैं इनको प्लस कर दूंगा तो जो अमाउंट आएगा 20 लाख, वो मेरी टोटल एसेट्स होंगी। अगला काम है डेप्ट निकालना। तो अगर इस टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरी जो है डेप्ट भी आ जाएगी। तो इसका मतलब 8 लाख में से अगर मैं 2 लाख घटा दूं तो मेरे पास मेरी डेप्ट आ जाएंगी। फिर मेरा काम है कि टोटल एसेट्स को डेप्ट से डिवाइड करना। 5 जीरो अगर हम कैंसिल करते हैं तो 6/20 बचता है, या कहीं तो 10/3 बचता है। और जब इसको निकालेंगे तो ये 3.33:1 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हमें हमारा जो टास्क है वो हम इजीली पूरा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और जो बैलेंस शीट टाइप है उसको और देखते हैं, फिर ये आज की दोनों रेशियो हमारी कंफर्म हो जाएंगी। यहां आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है, यहां आपको टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालनी है। तो पहले इस वाले पोर्शन को ले लेते हैं। क्या निकालना है? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो which is equal to total assets upon debt। अगर आप इसमें जाकर देखें तो देखिए क्या पता है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल पता है, आपको सरप्लस पता है, दोनों मिलकर शेयर होल्डर फंड बनता है। इन तीनों को मिला दूं तो शेयर होल्डर फंड होता है। फिर ये और ये सबको मिला दूं सब कुछ, तो ये सारा जो है टोटल लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? टोटल लायबिलिटी। एंड वो जो होती है वो मेरी टोटल एसेट्स के इक्वल होती है। तो इसका मतलब अगर मैं सारी चीजें प्लस कर दूं तो मेरा टोटल एसेट्स आ जाएंगी। क्योंकि ये शेयर होल्डर फंड है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है, यही हेडिंग होती है हमारी बैलेंस शीट की। सबको प्लस कर दो, मतलब कि 2 लाख। अब वो करके दिखाओगे यहां पर आप, ठीक है? मैं अभी सीधा कर रहा हूं। ये हो गया 3,20,000, 4 लाख, 5,50,000, 6 लाख, 6 और 5 11 और 3 14 लाख रुपए हो गए। तो मेरी टोटल एसेट्स जो हैं वो 14 लाख हैं। दिखाओगे आप यहां पर शो। अब डेब्ट क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर देखोगे तो आप यही दो चीजें हैं, ना शेयर होल्डर फंड होता ना करंट लायबिलिटी होती। तो ये दो चीजें हैं, इनका टोटल अगर आप देखोगे तो ये 7 लाख है। तो आप इसको क्या कर दोगे? अब 7 लाख से भाग कर दोगे तो आपकी रेशियो जो आ जाएगी वो 2:1 आ जाएगी। आंसर आ गया आपको। अब आते हैं हम इस वाले पोर्शन पर। यहां हमसे बोला गया है कि आप डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो। फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। फिर वही बात है कि डेब्ट अगर देखोगे तो ये डेब्ट होती है,
इसको हम डेप्ट कहते हैं। इक्विटी जो होती है वो ये होती है, बाकी कुछ भी नीचे गिवन हो वो मेरे लिए यूजलेस है। ये मेरी इक्विटी है, ठीक है। तो बस यही दो चीजें आप नीचे लिखकर निकाल लेना। अब आपकी डेप्ट जो है 6 लाख है और इक्विटी देखूं तो 4 लाख है। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5:1। तो ये तरीका है इसको अपनी इन दो रेशियो को निकालने का। डेप्ट इक्विटी रेशियो पेपर में काफी बार पूछी जाती है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो से आसान होती है, तो नॉर्मली नहीं आती, पर डेप्ट इक्विटी रेशियो आपसे कई बार पूछी जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में 2 रेशियो और करेंगे। थैंक यू।